क्या ये जो उल्टी चाल शनि की है वो क्या उल्टा कर देती है क्या सर? शनि का इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ का कोई फैसला कोई जज सुनाता है तो दो पक्ष को सुनता है, और वो दो पक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं राहु और केतु। हमें हरदम राहु केतु को परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। क्या अगर शनि वक्री हो रहा है तो उसका क्या सब पे कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होगा, चाहे कम या ज्यादा, पर प्रभाव पड़ेगा? दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस लाता है, अगर इंडिविजुअल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चेंजेस जरूर लाएगा। क्या ऐसे और आंदोलन अभी देश आगे देखेगा, क्योंकि शनि की वक्री की तारीख तो अभी आगे है? शनि जो है वो मासेस का कारक होता है, और शनि जो अब ये 4-5 महीने में जो वक्री हो रहा है, इसमें मासेस की अपराइजिंग बहुत ज़्यादा दिखाएगा। अगर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये तो अभी हमने एक ही आंदोलन देखा, अभी आगे और आंदोलन होंगे, तो उस स्थिति में क्या सरकार के लिए ये परेशानी खड़ी करने वाला बनेगा? सरकार के लिए परेशानी तो खड़ा करने वाला बनेगा, 100% ज़रूर बनेगा। मगर अगर हम हिंदुस्तान की पटरी देखें, 27 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या वापस ये स्थिति बन रही है कि बीजेपी की स्थिति डाउन रहे और समाजवादी पार्टी ऊपर आ जाए? ये तो मैं आपको लिख के दे दूं कि बीजेपी यूपी में आएगी। यूसीसी लागू होगा तो क्या पूरे देश में यूसीसी लागू होता हुआ आप देख रहे हैं? जो आदमी हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आएंगे और उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। अल्टीमेटली जो ये लड़ाई होगी, जो कि युद्ध होगा, ये इन 3 धर्मों के बीच में होगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये जो बड़े लीडर्स हैं उनकी नाराजगी तो भारत पे भारी नहीं पड़ने वाली है? ट्रंप की हॉरोस्कोप मैंने बहुत बारीकी से देखी है। गुरु शुक्र की अंतर्दशा में आदमी का पतन होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का पतन होने वाला है कि उनके जो फैसले हैं उससे बाकी दुनिया का पतन होने वाला है? क्या ईरान के बाद कुछ और देश भी है जिस पर अमेरिका आक्रमण करेगा या युद्ध जैसी स्थिति पनपेगी? ब्रेक डाउन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, करेंसी जो होती है उसका ब्रेक डाउन होगा। युद्ध का मूल कारण जो होगा, डॉलर नहीं तो कौन? फाइनेंशियल वर्ल्ड में चेंज होगा। इंटरनेशनल इकोनॉमी जिस वे में चल रही है, वो 2029 वो बीज होगी लड़ाई की। वही शनि वैसा ही रोहिणी नक्षत्र में जाएगा और उस समय युद्ध होगा। क्या ये बड़ी परेशानी सरकार के लिए खड़ी करेगा? इंडिया का ये समझ लीजिए 2027-28 आर टफ पीरियड्स, आसान पीरियड्स नहीं है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज बात होने वाली है वक्री शनि की। अच्छा, बड़ी बात यह है कि वक्री शनि 27 जुलाई को जरूर हो रहा है, लेकिन 11 दिसंबर 2026 तक ये लगातार उल्टी चाल चलेंगे। तो मतलब अभी से जो प्रभाव मिलना शुरू होगा वो साल के अंत तक मिलता रहेगा। क्या अगर अच्छा प्रभाव है तो अगले 6 महीने अच्छा ही मिलने वाला है, और क्या अगर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है तो क्या अगले 6 महीने बुरे ही बुरे होंगे? ये मुझे लगता है जिज्ञासा हर किसी के मन में होगी। शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है ऐसा हम सुनते हैं, तो उसके पीछे की क्या वजह है ये सब आज हम समझने वाले हैं। मेहमान मेरे साथ जो हैं उनका परिचय आपसे करवाऊं, उसके पहले चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे साथ अन्याय है। फटाफट से आप चैनल कीजिए सब्सक्राइब। और आज जो मेहमान मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है वो प्रख्यात ज्योतिषी हैं। इसके पहले भी आप चिंतामणि पर उन्हें देख चुके हैं। मेरे साथ हैं आज शंकर अदावल जी। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, हम वक्री शनि के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत आम आदमी को जो समझ में आता है वो ये आता है कि शनि उल्टी चाल चलने लगे। अब हम गाड़ी भी चलाते हैं और रिवर्स गियर पे अगर गाड़ी को डालें तो पीछे से तो उतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं हो पाती है जितनी हम सीधे गाड़ी चला रहे होते हैं। तो क्या ये जो उल्टी चाल शनि की है वो क्या उल्टा कर देती है क्या सर? देखिए शालिनी जी, शनि कोई भी प्लैनेट उल्टी चाल चलता नहीं है। हम 2 तरफ से प्लैनेट को देखते हैं, ग्रह को देखते हैं। एक तो हम ग्रह को देख रहे हैं और एक ग्रह क्या चाल चल रहा है, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जब शनि जब वक्री होता है, हमें लगता है शनि वक्री चाल हो रहा है, क्योंकि वो एक जैसे एक ट्रेन का एग्जाम्पल लोग लेते हैं। हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक ट्रेन चलने लगती है तो आपको लगता है कि हमारी ट्रेन खुद चलती है, ठीक है। तो वो चीज़ इस प्रकार की एक स्थिति होती है। अगर हम इसको ठीक से समझे तो जो लोग कहें कि शनि बिल्कुल उल्टा चलने लगता है, शनि ऐसे उल्टा चलने नहीं लगता है।
बट हाँ, कॉन्शियसनेस में इफेक्ट होता है, क्योंकि दो तरफ से होता है। एक तो ग्रह किस तरफ से चाल चल रहे हैं और हम किस तरह देख रहे हैं, तो हमें इफेक्ट करता है जब शनि वक्री होता है। तो शनि इटसेल्फ, शनि मतलब उल्टा चलने नहीं लगता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ पहली बात, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल आपका हम सबको समझना चाहिए। जब शनि वक्री होता है तो शनि वक्री को का इफेक्ट होता है, बड़े प्लैनेट्स जब भी वक्री होते हैं वो कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे गुरु वक्री हुआ या शनि वक्री हुआ, ये बड़े प्लैनेट्स हैं, और जब ये वक्री रेट्रोगेट में होते हैं, वक्री चाल चलते हैं, तो कॉन्शियसनेस को इफेक्ट ज़्यादा करते हैं। शनि सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि शनि सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। शनि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट इसीलिए भी है क्योंकि एक कार्मिक प्लैनेट है, और शनि जो है अगर राजा है और शनि जज है। शनि इज़ अ जज, जो आपके मी लॉर्ड जो लोग बोलते हैं, एक जज को बोलते हैं मी लॉर्ड, ये वो, दैट इज़ वो शनि है। और शनि का आप समझिए कि शनि का इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है, जो मेरी रिसर्च कहती है, शनि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि शनि को जब किसी चीज़ का कोई रिजल्ट देता है या किसी चीज़ का कोई फैसला कोई जज सुनाता है, तो दो पक्ष को सुनता है। और वो दो पक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं राहु और केतु। हम लोग राहु केतु को हरदम बोलते हैं कार्मिक प्लैनेट्स हैं, डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्मिक प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं, कार्मिक प्लैनेट्स, ये दोनों प्लैनेट्स शनि को अपने दलील देते हैं। हर चीज़ पे ये दलील देते हैं शनि को, और शनि डिसाइड करता है। राहु एंड केतु देयरफॉर शनि से रिलेटेड हो जाते हैं। हरदम लोग, आपने देखा होगा, हरदम बात करेंगे, शनि वक्री बात करेंगे और राहु को बीच में ले आएंगे, हाँ। है ना। शनि वक्री बात कराएंगे, केतु को बीच में लाएंगे। हाँ। शनि का इम्पॉर्टेंट है कि शनि का जो डिसीजन होता है, ये दो जो प्लैनेट हम लोग कहते हैं डेस्टिनी के प्लैनेट्स होते हैं, कार्मिक डेस्टिनी के प्लैनेट्स होते हैं, वो है राहु केतु। और इनके बेसिस पे डिसीजन होता है कि आपने क्या करा है, एक इंडिविजुअल के लिए भी, और इसी तरह देश दुनिया के लिए कॉन्शियसनेस से भी डिसीजन होता है। तो इस तरह शनि वक्री जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसमें हमें हरदम राहु केतु को परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। राहु के लिए मैंने सुना है कि वो तो हमेशा ही उल्टी चाल चलता है, वो हमेशा ही वक्री रहता है। आप जब पंचांग भी अगर खोल के देखिए तो उसमें राहु का जो भी ट्रांजिशन रहता है, उसमें आर आगे लिखा हुआ होता है कि वो रेट्रोगेट है। तो अब अगर राहु भी हमेशा रेट्रोगेट ही है और साथ में शनि भी वक्री हो गया, तो दोनों की चाल अब सिमिलर हो गई। चाल सिमिलर नहीं, शनि इस टाइप वक्री हो रहा है। शनि हरदम वक्री नहीं रहता है, शनि वक्री होता है करीब करीब 4-4.5 महीने वक्री रहता है साल भर में, याद रखिए इस बात को। और जुपिटर भी करीब करीब 4 महीने 4.25 महीने वक्री रहता है, एक साल में लगता है जो वक्री लगता है। राहु और केतु भी 2 पॉइंट्स हैं। राहु केतु एनर्जी के 2 पॉइंट्स हैं, जो कि अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों का आप देखिए, डिफरेंस देखिएगा। राहु केतु एपिलिप्टिकल पॉइंट्स हैं, जो कि अर्थ जो है वो एक अंडे के समान घूमती है। तो जब वो घूमती है तो एक 2 पॉइंट्स होते हैं, ये 2 एनर्जी के पॉइंट्स हैं, 2 हाई एनर्जी पॉइंट्स हैं। तो ये हमको इस धरती से हमको हरदम सदैव वक्री लगते हैं, तो इसीलिए हम इनको प्लैनेट्स को रेट्रोग्रेड बोलते हैं। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो शनि जब भी वक्री होगा, इसके साथ इसका जो हम रिजल्ट जो होता है हरदम राहु केतु के परिप्रेक्ष्य में होता है। ये अब मुझे ये आप समझाइए कि क्या अगर शनि वक्री हो रहा है तो उसका क्या सब पे कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होगा, चाहे कम या ज्यादा, पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा होगा? शनि वक्री जब होगा तो प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि शनि जब वक्री हो रहा, आज के तारीख में शनि आजकल मीन में चल रहा है, और वक्री होकर, वक्री जब भी होगा तो समझ लीजिए एक ऐसे पोजीशन में हो गया, जस्ट फॉर द एस्ट्रोलॉजिकल ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, एक ऐसे पोजीशन में हो जाता है जहाँ पर आदमी एक ऐसे पोजीशन में होता है कि जैसे दौड़ने लगता है ना आदमी, तो एक पाँव आगे है और एक पाँव पीछे है, और दौड़ने के लिए तैयार है, आगे जाने को तैयार है। कौन सा पाँव आगे है, कौन सा पाँव पीछे है, कितना आगे है, कितना पीछे है, और वो एक जिंदगी के एक नया दौड़ शुरू कर रहा है। तो शनि वक्री होता है तो हरदम ड्रास्टिक चेंजेस लाता है, और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस लाता है। अगर इंडिविजुअल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चेंजेस जरूर लाएगा। अब शनि जो है आजकल वक्री जो है वो मीन में है, और उसके पीछे राहु है। राहु आपका एक्वेरियस में है, कुंभ में है, हाँ। कुंभ राशि में है। तो शनि जो है जब होगा तो उसमें कुंभ का भी रिजल्ट जरूर होएगा, क्योंकि एक्वेरियस
पीसेस में कुंभ का रिजल्ट ज़रूर होगा। और कुंभ इटसेल्फ जो है, इसके अंदर जो एनर्जी जो होती है दोनों प्लैनेट्स की है, शनि की भी है और राहु की भी है, क्योंकि कुंभ राहु का भी को ओनर होता है। को ओनर राहु, कुंभ का एनर्जी राहु के अंदर, एक्वेरियस के अंदर राहु की एनर्जी बहुत होती है। अच्छा। हाँ, कुंभ इज, राहु का को ओनर इज एक्वेरियस। राहु अगर आप देखें, हु इज द को ओनर, केतु को स्कॉर्पियो कहते हैं और वृश्चिक कहते हैं, और राहु को कुंभ कहते हैं। जो अगर आप लॉर्डशिप देखते हैं, को ओनरशिप देखते हैं, तो इन दोनों की को ओनरशिप यही है। तो राहु का बहुत तत्व एक्वेरियस में है। तो ये जो ट्रांजिट है अब की बार से जो ये पड़ रहा है, इट इज गोइंग टू हैव अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन, स्पेशली ऑन इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑन दी, मतलब दुनिया के परिप्रेक्ष्य, दुनिया के कॉन्शियसनेस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट लाएगा। फिर तो और इंटरेस्टिंग आगे चर्चा होने वाली है, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि देश और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भी इसका बहुत प्रभाव रहता है। तो मुझे लगता है जितने बड़ी शख्सियतें हैं, वो चाहे मोदी जी हैं, ट्रम्प हैं, या इलेक्शन है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं अब आगे सर, तो इन सब के ऊपर प्रभाव शनि के बकरी होने का कुछ ना कुछ जरूर पड़ने वाला है। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरुआत करें, देश से करें? अभी सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इस समय हमने देखा कि दिल्ली में कैसे जंतर मंतर के ऊपर एक बड़ा आंदोलन की कोशिश की गई। अब वो बड़ा है या छोटा है, वो हर किसी को अपनी नज़र से सब देख रहे हैं। तो क्या ऐसे और आंदोलन अभी देश आगे देखेगा? क्योंकि शनि की बकरी की तारीख तो अभी आगे है, तो और आंदोलन होंगे, उग्र आंदोलन होंगे, कुछ ऐसी तस्वीर क्या बन रही है? देखिए, शनि जो है वो मासेस का कारक होता है, और शनि जब भी वक्री होगा देश में और पीसेस में, अब जब हमारा मीन जो होता है वो आखिरी, हमारा मतलब जो ग्रह का होता है आखिरी होता है, और ये कहते हैं कि जब शनि है नीच अभिलाषी हो गया है, शनि की अगली राशि मेष है, तो शनि नीच अभिलाषी है, अपने नीच की तरफ जा रहा है। और शनि अपने रिजल्ट्स मेरे हिसाब से 6 महीने पहले अपने रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है, जनवरी से। उसको हम लोग अलग से बात करेंगे। मगर शनि जब भी वक्री होगा और पीसेस में होगा, तो इस समय जो होता है, कहते हैं कि धरती अपना ऋण मांगती है, धरती के ऋण होता है। और अगर आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछेंगे कि शनि तो वक्री हर 30 साल में होता है, तो उसको अगर हम एस्ट्रोलॉजी अगर देखें, मंडेन एस्ट्रोलॉजी या मेडनी एस्ट्रोलॉजी को देखें, तो खंड होते हैं उसके, फिर उसके अंदर और सूक्ष्म बातें भी होती हैं जो हमें देखना चाहिए। तो 40-50 साल का एक खंड होता है, तो ये भी एक खंड है। 2025 से 2050 तक का एक खंड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि अलग रिजल्ट्स देगा, विच विल गिव वेरी डिफरेंट रिजल्ट्स। कैसे अलग, कैसे रिजल्ट? इट विल गिव रिजल्ट्स जो कि आपके समझ लीजिए यही चीज़ 30 साल पहले भी हुई होगी, तब तो ये सब कुछ नहीं हुआ था। तो अब जब रिजल्ट देगा, तो ये रिजल्ट्स देगा विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम दोस। क्योंकि ये अगर आप इसको बहुत डिटेल में जाएंगे, तो हमारे एक जैसे 1000 साल का पूरा एक युग होता है, उसको 100 साल में डिवाइड करते हैं, फिर उसको हम लोग 30 साल में डिवाइड करते हैं, फिर और 30 साल डिवाइड करते हैं, तो खंड में डिवाइड करते हैं। तो ये जो खंड है, इस खंड को अगर आप पढ़िए, तो इस खंड में धरती जो है वो अपना आखिरी अपना ऋण जो है वो लेगी। जिस धरती को जिस तरह से हमने उसको मतलब ट्रीट करा है, या जिस तरह हमने उसको इतने सालों तक इसको मतलब सींचा है या बोया है, उसका ऋण ज़रूर लिया जाएगा। तो इस समय जब शनि जब वक्री होगा, तो जब भी शनि वक्री होगा, तो ये मासेस का कारक है, और इस समय जो है मासेस जो है उठेंगे, दे विल राइज, एंड दे विल राइज मोर, बिकॉज शनि जो है अपने अगला जो राशि है वो एरीज की राशि है, नीच अभिलाषी राशि है, वहाँ पर लोगों की राशि है। शनि लोगों की राशि है, मंगल के घर में जा रहा है, मंगल के घर में जा रहा है। तो इस समय लोग जो हैं वो ज़्यादा उठेंगे, लोग अराजकता ज़्यादा बढ़ेगी। और शनि क्योंकि जुपिटर के घर में है, और लोग ये सोचेंगे अगर जुपिटर, जो मेरा जो अपना मत है कि गुरु एग्जॉल्टेड है, मगर इस समय जो है एक डिफरेंस है, गुरु अतिचारी है। और मेरा अपना जो कहना है कि गुरु अतिचारी है, तो ये वो गुरु नहीं है जिसको हम गुरु सोचते हैं। यूजुअली कहते हैं गुरु है ब्लेसिंग देता है, हाँ। गुरु बहुत अच्छा होता है, सौम्य प्लैनेट होता है। बट जब गुरु अतिचारी होता है, तो गुरु विष्णु नहीं है, अब गुरु वो विष्णु हो गया जो शिव का रूप ले लिया। क्योंकि गुरु इतनी जल्दी जा रहा है, गुरु अब ये नहीं देख रहा है कि हमें इसको ब्लेस करना है, हमको इसको समझाना है।
अब गुरु ऐसा है कि उसका रूलर है कि वो कह रहा है कि अब तुमने गलत करा है। अब एक गुरु भी मारता है ना, जब कोई स्टूडेंट गलत करता है उसको भी मारता है। तो गुरु इज ऑल्सो नॉट वो गुरु नहीं है जो कि आप समझते हैं, जो कि हर आपको आशीर्वाद देगा। ये गुरु जो है ये विष्णु नहीं है, इसमें शिव का तत्व है, और वही शिव का तत्व शनि में भी है। और अब जब शनि वक्री हो रहा है अपने मीन में, तो ये शनि जो है इसमें चेंजेस लाएगा, ये आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगा। और शनि जो अब ये 4-5 महीने में जो वक्री हो रहा है, इसमें मासेस की अपराइजिंग बहुत ज़्यादा दिखाएगा। पीपल अब जैसे अभी जो शुरू हुआ है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा होंगी। और इसका जो मूल आधार जो होगा, जो मैंने आपको गुरु का भी इसलिए समझाया, क्योंकि शनि का डिस्पोजिटर मतलब शनि का मालिक जो है वो गुरु ही है। गुरु के राशि में है शनि, बुध के नक्षत्र में, वो भी हम बाद में बात कर लेंगे। तो गुरु की राशि में है, तो आप ये मत समझिए कि वो गुरु वाले तत्व हैं इसके अंदर अब ये तत्व है कि अब ये शनि कह रहा है कि अब मेरे को अपना अधिकार चाहिए, अब मेरे को वो चीज़ें चाहिए जो मेरे को नहीं मिली हैं। तो मासेस विल फाइट फॉर द राइट्स। और इस समय जो होगा, क्योंकि गुरु है, तो एक चीज़ बहुत ज़रूर होगी जिसको कि मैं किस तरह आपको बोलूं कि देयर आर सेक्ट्स, देयर आर कम्युनिटीज़, बिलीफ सिस्टम्स है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस है। सब जो 3 लोग हैं, वो क्या है? रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ, एक ज़िंदगी को निर्वाह करने का तरीका है, एक मज़हब है, वो है। वो चीज़ ये शनि ज़्यादा करेगा। इस शनि में अभी आप आगे देखिएगा, ये अभी तो छोटी छोटी चीज़ें होंगी कि ये लोग सड़क पे आएंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंगे, ये सब चीज़ें ये जो शनि वक्री ये सब कराएगा। मगर ये जो चीज़ लाएगा, ये लाएगा कि लोग बटेंगे, एक पेड़ के नीचे आएंगे। हिंदू कहेगा मैं हिंदुत्व हूँ, ये मेरा हिंदू है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा वो है। मुस्लिम कहेगा कि ये मेरा मज़हब है, मैं और मेरा मज़हब, ठीक है, क्रिश्चियन। और ये चीज़ जो है ये पूरे दुनिया में ये चीज़ फैलेगी, बढ़ेगी। ये क्या सरकार को परेशानी में डालने वाला भी होगा? अगर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये तो अभी हमने एक ही आंदोलन देखा, अभी आगे और आंदोलन होंगे, तो उस स्थिति में क्या सरकार के लिए ये परेशानी खड़ी करने वाला बनेगा? सरकार के लिए परेशानी तो खड़ा करने वाला बनेगा, 100% ज़रूर बनेगा। मगर अगर हम हिंदुस्तान की पत्री देखें, अब इफ यू कम टू द हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया, सब लोग बात कर चुके हैं, मंगल की दशा चल रही है, राहु की दशा आने वाली है, हमारा टॉरस लग्न है, सब हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे ज़्यादातर कर्क में, ज़्यादातर हमारे सारे प्लैनेट्स कर्क में, जहाँ भी गुरु अतिचारी आज की तारीख में अभी चल रहा है, ठीक है ना, तो ज़्यादातर प्लैनेट्स वहाँ पर हैं। तो मगर गवर्नमेंट के लिए ये इश्यूज ऐसे छोटे बहुत सारे आएंगे। मगर मेरा बात यह है कि हिंदुस्तान के केस में, क्योंकि मंगल की दशा चल रही है, और अगर आप हमारे प्रधानमंत्री की भी हॉरोस्कोप देखिए, जब भी कोई हॉरोस्कोप देखिए, मेरा जो अपना सिस्टम है, जो आदमी लीड करता है, जैसे महाभारत भी हुई थी तो 2 लोगों के बीच में हुई थी ना, बहुत लोग मरे, मगर लड़ाई तो पांडव और कौरव के बीच में हुई थी, 2 राजाओं के बीच में हुई थी, उसके पीछे धर्म अधर्म के पीछे बहुत लोगों की जानें गई। इसी तरह जो राजा होता है वो भी एक कॉन्शियसनेस से पैदा होता है। तो अगर मैं देखता हूँ पत्री, अगर आप देश की पत्री देखिए और जो वहाँ की राजा की पत्री देखिए, उसमें आप ये देखिएगा, और ये आप बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में देखिएगा कि जो मेजर प्लैनेट्स होंगी, उनकी डिग्रीज जो होंगी या नक्षत्र होंगे, वो ज़्यादातर आपस में बहुत पास टाली करेंगे। आप डोनाल्ड ट्रंप की पत्री उठाइए, आप मोदी जी की पत्री लीजिए, आप हिंदुस्तान की पत्री लीजिए, आप अमेरिका की पत्री लीजिए, रशिया की लीजिए, और आप देखिए इनके लीडर्स के और इनके जो हॉरोस्कोप है नेशन के, इसमें जो प्लैनेट्स की डिग्रीज़ हैं और इन राजाओं की जो डिग्रीज़ है, मेजर प्लैनेट्स की डिग्रीज़ है, ये आपस 3-4 डिग्री के कंजंक्शन में या तो एस्पेक्ट में होंगे या ऑपोजिशन में होंगे, आपस में होंगे, मतलब 7वीं दृष्टि में होंगे, या नक्षत्र में इनका जहाँ पर है वहाँ पर इनका मेल जोल रहेगा।
तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में जो भी ये होंगे, हमारे जो राजा होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ही विल बी एबल टू उनको मतलब हैंडल कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं बढ़ेगा कि पाकिस्तान बन जाएगा, कि ईरान बन जाएगा, या कुछ और कोई भी कंट्री लो, उस तरह की अंदर की अराजकता नहीं बढ़ेगी। मगर ये ज़रूर है कि 2026 और 2027 में जैसे जैसे शनि अपनी नीच राशि में जाएगा, उस समय बढ़ेंगी चीज़ें बढ़ेंगी। और हिंदुस्तान के लिए भी कोई ऐसा समय नहीं है कि बहुत आसान समय है, कि चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी, चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा कोई समय नहीं। समय होगा, लोग उभरेंगे, आएंगे, रोड्स पे आएंगे, इश्यूज होंगे। अब उसमें कहिए बाहर की ताकतें उसमें काम करेंगी, नहीं करेंगी, वो सब चीज़ें भी होंगी, मगर विल बी अंडर कंट्रोल। उसको संभाल लिया जाएगा। क्या अमेरिका ने इसके पहले जैसे हमारे ऊपर बहुत से टैक्स बढ़ा दिया, ट्रम्प ने कई बार, हमने देखा कि हम पहले तो मानते थे कि मोदी जी और ट्रम्प दोनों दोस्त हैं, लेकिन हमने देखा कि आंखें तरेरते हुए वो दिखाई दिए। तो क्या ये जो बड़े लीडर्स हैं उनकी नाराजगी तो भारत पे भारी नहीं पड़ने वाली है? कुछ परेशानी आएगी? ट्रम्प की हॉरोस्कोप मैंने बहुत बारीकी से देखी है, और ट्रम्प जी की हॉरोस्कोप जो डोनाल्ड ट्रम्प की हॉरोस्कोप है, वो कोई ऐसा, इट इज़ नो ऑर्डिनरी हॉरोस्कोप। जैसे वो दिखते हैं, जैसे वो बोलते हैं, वो उनकी एक नीति है, एक तरीका है। उनकी हॉरोस्कोप अगर आप देखिए, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग हॉरोस्कोप। उनका जो राहु और केतु है वो सूर्य चंद्रमा के साथ है। तो जब ये प्लैनेट सूर्य केतु और राहु केतु और सूर्य चंद्रमा अक्ष में है, चौथे 10वें घर में है, तो मतलब ऐसा आदमी इज इन टोटल कंट्रोल, अपने इमोशंस के टोटल कंट्रोल में है। और ईगो ज़्यादा है, लियो लग्न है उनकी। तो इट्स अ वेरी स्ट्रांग हॉरोस्कोप, जहाँ के आदमी जानता है इमोशनली अंदर वो क्या कर रहा है। बल्कि इमोशंस सूखे हुए हैं, जिसके इमोशनल ज़्यादा होते हैं वो चीज़ें नहीं कर सकता है। इमोशंस हैव टू बी, मतलब आपके बहुत मतलब सख्त होने चाहिए टू डू सर्टन थिंग्स। तो इट्स अ वेरी स्ट्रांग हॉरोस्कोप। ही इज़ नॉट अ मैन हु इज़ नॉट इंटेलिजेंट और हु इज़ मतलब जैसे लोग सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उनकी हॉरोस्कोप में। दूसरी बात ये कि उनकी हॉरोस्कोप में जो दशा चल रही है, वो गुरु में शुक्र की अंदर दशा चल रही है, गुरु का दशा चल रही है, शुक्र की अंदर दशा चल रही है। और ये मैंने हज़ारों हॉरोस्कोप, लाखों हॉरोस्कोप में देखा है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे गुरु शुक्र मतलब वर्गोत्तम हो, एग्जॉल्टेड हो, कुछ भी हो, ये मतलब इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में भी देखिएगा, हर इंडिविजुअल जिसकी भी हॉरोस्कोप, ये सूत्र है कि गुरु शुक्र की अंतर्दशा में आदमी का पतन होता है। और इस समय डिसीशंस जो लेते हैं वो लोग ऐसे लेते हैं जो कि फार फेच्ड होते हैं और नेगेटिव होते हैं। मतलब इन केस ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, गुरु शुक्र की दशा उनकी शायद अगले जून तक चल रही है, जुलाई तक चल रही है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं, जून जुलाई तक चल रही है। तो जून जुलाई तक गुरु शुक्र के तक उनको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि दोनों गुरु हैं, हानि नहीं होगी। मगर उनके जो डिसीशंस गुरु शुक्र में होंगे, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। आपने कहा इंसान का पतन होता है गुरु शुक्र की अंतर्दशा में, तो क्या डोनाल्ड ट्रम्प का पतन होने वाला है कि उनके जो फैसले हैं उससे बाकी दुनिया का पतन होने वाला है? डोनाल्ड ट्रम्प इंटरनेशनल फिगर है। आपने मेरे से ये पूछा था कि उनके डिसीजन से क्या इंडिया को फर्क पड़ेगा, तो उनके डिसीजन ऐसे होंगे, इंडिया को क्या, वर्ल्ड को फर्क पड़ेगा। और उनके खुद की, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट गुरु शुक्र का उनका जो जिस तरह गुरु शुक्र प्लेस्ड है, उनके हेल्थ के इश्यूज रहेंगे। बट गुरु शुक्र में जून तक के बाद आप देखिएगा, पॉडकास्ट को रखिए, इसको क्लिप को, नेक्स्ट ईयर जून 27 के बाद जो कुछ भी उन्होंने करेंगे, और बहुत कुछ करेंगे अभी वो जून 27 तक, जिसमें कि वर्ल्ड की को इम्पैक्ट करेगा। वर्ल्ड विल गेट इम्पैक्टेड। मैं इसको अगर एक दूसरी बात से कनेक्ट करूं, गलत होगा तो आप बताइएगा, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में है, तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वहां पर डोनाल्ड ट्रम्प की हार फिलहाल नहीं होने वाली है, जो कि बहुत से लोग कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे हार होने का मतलब है उनकी शक्तियां कुछ कम हो जाएंगी। और फिर जून की आपने बात कही कि उस समय डोनाल्ड ट्रम्प तब तक कुछ और बड़े फैसले लेने वाले हैं। जून तक
जून तक। तो गुरु शुक्र में ये तो जरूर होगा कि आप अगर ये हमसे अगर आप ये कह रहे हैं कि गुरु शुक्र में उनका पर्सनल उनको कुछ फायदा होगा, मेरे हिसाब से गुरु शुक्र में जो नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस या उनके जो अंदर इलेक्शन स्टेट इलेक्शंस में होते हैं, जितना वो ही विल नॉट फेयर वेल, उनका मतलब उनका जो क्षति होगी उसके अंदर, अच्छा, नुकसान होने की संभावना है 100%। और ऐसे ही तमाम अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि 100%। उनके अभी तक के जितने फैसले हैं वो मिड टर्म इलेक्शन में उनके ही गले की फांस बनेगी, क्योंकि ये दशा चल रही है। और इस दशा में क्योंकि हम इंटरनेशनली बात करें तो वो डिसीजंस जो अभी ले रहे हैं, अभी हमको ठीक लग रहे हो, लोग इतना क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बट ये सब चीज़ें फार फेस्ट है, इम्पैक्ट आएगा। इसका इम्पैक्ट जून 2027 के बाद ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड हॉरोस्कोप को भी देखना चाहिए। अब ऐसे तो हॉरोस्कोप देखते नहीं, जैसे कि हमने इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप देख लिया कि भाई गुरु यहाँ जा रहा है, शनि यहाँ जा रहा है। जब आप इंटरनेशनल हॉरोस्कोप करते हैं तब शुक्ल CSP भी देखना चाहिए आपको। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, उस कंट्री का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे। फाउंडेशन चार्ट भी देखना चाहिए। तो 5-6 चीज़ें देखकर वेक्टर बनता है, तो प्रेडिक्शन बनता है। आई मीन यू कैन नॉट डू द प्रेडिक्शन कि आपने फाउंडेशन चार्ट लिया जैसे इंडिविजुअल लेते हैं और उस पर गुरु शुक्र का ट्रांजिट डाल दिया, दशा देख ली और उसके देश के बारे में बता दिया। ऐसे नहीं, आई मीन दैट इज नॉट, ऐसे तो नहीं कर सकते हम लोग। क्योंकि ट्रम्प की बात चल रही है तो एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी, हमने देखा कि ईरान के युद्ध से हमारे ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर ज़्यादा पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पहले डोनाल्ड ट्रम्प युद्ध शुरू नहीं करे थे। वेनेजुएला की जो कहानी है वो सबके सामने है, और अभी आगे के लिए भी कहा जा रहा है कि अगले 2-3 सालों में कहाँ कहाँ युद्ध करना है वो ट्रम्प साहब ने खाका खींच रखा है। तो क्या ईरान के बाद कुछ और देश भी हैं जिस पर अमेरिका आक्रमण करेगा या युद्ध जैसी स्थिति पनपेगी? देखिए, इसके पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। इन द मंथ ऑफ अगस्त आप देखिएगा सूर्य जो है वो केतु के अक्ष में आएगा, ठीक है। ये भी याद रखिए गुरु जो है एग्जॉल्टेड है, मगर लियो में केतु बैठा हुआ है। ये चीज़ को भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को। और सूर्य जो है, सूर्य गुरु आएगा। लोग बहुत बात कर रहे हैं गुरु सूर्य बहुत अच्छा होता है, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के लिए अच्छा हो सकता है, बट यहाँ पर सूर्य अस्त भी होगा बहुत टाइम के लिए। आगे केतु बैठेगा, सूर्य केतु के अक्ष पे आएगा, वो अगस्त के करीब करीब आएगा। उस टाइम भी अगस्त मिड अगस्त और मिड सितंबर के बीच में स्थिति जो होगी इंटरनेशनली विल नॉट बी गुड। इंटरनेशनल स्थिति तो छोड़िए, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये, और इसमें मैं शनि का भी वो ले रहा हूँ, इसमें ऐसी चीज़ें भी होंगी कि आपदाएं जो कि कैलामिटीज़ होती हैं, और पानी को लेकर, वाटर को लेकर कोई ना कोई मतलब बड़ा कोई वैल्केनो, वाटर का वैल्केनो या कुछ चीज़ें इस टाइप की होंगी जिससे कि पानी के कारण भूचाल, वाटर वैल्केनो, फायर वैल्केनो, कुछ ना कुछ एक वैल्केनो का हिंदी क्या होगा वो, ज्वालामुखी, पानी से ज्वालामुखी या आग से ज्वालामुखी, उस टाइप की चीज़ें भी होने की बहुत चांसेस हैं। इस समय युद्ध जो होगा अगस्त के बाद, जैसे जैसे हमारा केतु राहु अब आप भी अक्ष बदल रहे हैं, केतु का वो ट्रांजिट करके ये कैंसर और कैप्रिकॉर्न में आ रहे हैं। जो मेरा मानना ये है कि ये जब हम इंटरनेशनल में देखते हैं और अलग अलग अयनांशा हैं, अलग अलग हमारे डिग्रीज या अलग अलग तरीके हैं, लेट अस गिव 1 और 2 डिग्रीज। मेरा हरदम मानना है कि 3-4-5 महीने पहले ये अपने रिजल्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि शनि वक्री अभी नहीं हुआ था, पर शनि वक्री ने हिंदुस्तान को अपना कुछ ना कुछ दिखाया ना, अभी हुआ ना, जैसे आपने जंतर मंतर की बात करी। तो इसी तरह मेरे हिसाब से ये केतु जब कैंसर में आएगा और राहु कैप्रिकॉर्न में आएगा, मतलब मकर में आएगा, और शनि जाएगा आपके एरीज में, शनि नीचा अभिलाषी है, एरीज में जाएगा। तो ये जो राहु केतु शनि का ट्रायंगल बनता है, शनि जो है वो राहु को देखेगा, 10वीं दृष्टि से देखेगा। ये जो एक बन रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। ये मैं ये नहीं कहूँगा भयावह स्थिति है, मगर ये अच्छी स्थिति नहीं है फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स टू हैपन। और इसमें आप अभी हमें लग रहा आप अमेरिका को बहुत तूल दे रहे हैं, मगर शायद आप अगर आप रशिया की चार्ट को देखें या चाइना की चार्ट को देखें, तो मेरे हिसाब से
रशिया भी वॉर में आएगा, मगर रशिया की वॉर शायद यूक्रेन के साथ होगी ज़्यादा, और बिफोर एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर यूक्रेन विल नॉट एग्जिस्ट। जो यूक्रेन जिस तरह एग्जिस्ट अभी भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ. उस टाइम बिल्कुल ही नहीं करेगा। बट अब जो होगा, चाइना विल कम इन अ वेरी प्रोएक्टिव रोल। चाइना विल बिकम प्रोएक्टिव। चाइना बोलना शुरू करेगा। आप देख लीजिएगा कि अगस्त, जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स चाइना विल बी वेरी वेरी एक्टिव इन द इंटरनेशनल सिनेरियो, जो पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा। तो चाइना और रशिया के एक्टिव होने से वर्ल्ड के अंदर चीज़ें चेंज होंगी। वो हमने देखा भी था सर, ईरान युद्ध के समय अमेरिका जब पूरे वर्ल्ड को धमका रहा था, तब भी चाइना तक तो क्रूड ऑयल पहुंच ही रहा था। चाइना ने ईरान की मदद की, वो भी सबको मालूम है। और आप कह रहे हैं कि 27 जनवरी फरवरी के बाद वो और ज़्यादा मुखर होगा। लेकिन आप जैसे ही चाइना की बात करते हैं, एक लेमैन के दृष्टिकोण से मैं बता रही हूँ कि आप जैसे ही ये बोलें कि चाइना मजबूत होगा, तो फिर हमें लगता है कि फिर तो इंडिया कमज़ोर होगा। हम जैसे ही सुनते हैं कि चाइना की शक्तियाँ बढ़ेंगी, हमें लगता है वो हमारे लिए ख़तरा पैदा होगा, क्योंकि सीमाएं लगी हुई हैं। तो अभी जो पूरा ये आप हमें समझा रहे हैं, जो भी ग्रहों की चाल है, तो वो क्या इस ओर भी इशारा कर रही है कि चाइना का मजबूत होना मतलब भारत का कमज़ोर होना? नहीं, चाइना का मजबूत होना भारत के कमज़ोर होने से कोई मतलब नहीं है। चाइना और ताइवान, अगर आप ताइवान, बस हॉरोस्कोप है ताइवान, चाइना और ताइवान के बीच की जो चीज़ अभी अंदर अंदर है, वो चीज़ उभर के आएगी, बाहर आएगी। दैट विल कम, एविडेंट होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली जिस तरह ये मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स चल रहे हैं फ्रॉम पीसेस टू एरीज, और हिंदुस्तान के भी चार्ट आप देखिएगा, ये जो युद्ध होगा, इसको अगर मैं बोलूं तो ये युद्ध होगा, लोग हिंदू धर्म अपने आप में एक छोटा धर्म है कंपेयर टू द वर्ल्ड, बट अपने आप में एक अस्तित्व बनेगा हिंदू धर्म का। तो 3 धर्म होंगे, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। अल्टीमेटली जो ये लड़ाई होगी, जो कि युद्ध होगा, ये इन 3 धर्मों के बीच में होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि अभी तो सऊदी अरेबिया तो यूएसए के साथ है, मुस्लिम कंट्री है, मगर मेरे हिसाब से 2029-30 तक जब शनि टॉरस में जाएगा, और शनि जब रोहिणी नक्षत्र में जाएगा या उसके आगे थोड़ा जाएगा, शनि रोहिणी करीब करीब आगे जाएगा, तो मुस्लिम कंट्रीज एक तरफ हो जाएंगी। सऊदी अरेबिया may not be with America. अच्छा, Muslim countries will be one. हाँ, The Christian countries would be one. And इंडिया जो होगा, यूएस या ये जो बाकी कंट्रीज हैं, इनके साथ ही होगा। एंड दिस सिचुएशन वुड कम इन 2032, जब शनि जो है टॉरस में जाएगा, टॉरस में जाएगा 30-32 के बीच में। तो अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखते हैं, तो 2026 टू 2035 के एक अक्ष को अगर आप ले लीजिए, एक आर्क को लीजिए, 2026 टू 2035 के आर्क को ले लीजिएगा, तो 2029 के बाद द थिंग्स एक सीरियस सिचुएशन होगी। और मैंने जहाँ तक देखा है, इन 4-5 कंट्रीज की I mean studied the horoscopes of China, Russia, America, 3 कंट्रीज का आप लीजिए, मोटा आप ले लीजिए, जापान, जर्मनी भी देखिए। What will happen is breakdown of the international economic system, international transaction, करेंसी जो होती है, उसका ब्रेकडाउन होगा। युद्ध का मूल कारण जो होगा, और ये आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ वेरी इन एस्ट्रोलॉजिकल वे ऑल्सो, कि 2029 में 2030 में जो बीज जो होगा,
वो बीज जो होगा और जिससे अमेरिका की डाउनफॉल, अमेरिका ये भी नहीं कि डाउनफॉल होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इट विल 2035-40 के बाद देखेंगे तभी भी 2029-30 में जो इंटरनेशनल जिस तरह करेंसी चलती है, करेंसी हो रही है कि अभी डॉलर स्ट्रांग है, ये पाउंड का अलग है, ब्रिक का है, सब चल रहा है, जो भी है रुपी है, ये करेंसी सिस्टम का फॉल होगा एंड दिस विल बी द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम जो विच देन विल टेक अ रिलीजियस फॉर्म। मैं थोड़ा चाहती हूँ आप इसे और समझाएं, क्योंकि करेंसी सिस्टम का फॉल होगा Currency तो क्या system- डॉलर की जगह कोई नई करेंसी होगी जो उभर के सामने आएगी और हर कंट्री के लिए वो एक्सेप्टेबल होगी? युआन के बारे में हम सुनते हैं कि क्योंकि चाइना बहुत कोशिश कर रहा है। ये नहीं होगा, डॉलर विल लूज इट्स, जो अभी जो डॉलर की जो वर्चस्व है हाँ, वो खत्म होगी 2029 में, 2029-30 में डॉलर की जो एक साख है वो खत्म होगी, दैट ब्रेकडाउन विल हैपन। आप जब ये कहते हैं डॉलर की साख खत्म होगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी किया, फाइनेंस मेरा फेवरेट टॉपिक है और मेरे व्यूअर भी जानते हैं, अगर वो पैसा बोलता है को सब्सक्राइब उन्होंने किया हुआ है। जब मैंने बहुत स्टडी किया तो मैंने पाया कि डॉलर की साख तो खत्म होगी, डी डॉलराइजेशन के लिए दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन डॉलर नहीं तो कौन, वो एक समस्या बहुत बड़ी है। ब्रिक्स की करेंसी, क्योंकि बहुत से देश हैं तो वो नहीं हो पाता, यूरो नहीं हो पाता, युआन भी अभी 6-7% पे ही है। तो अगर मैं ये ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहूँ, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा मुझे मिला नहीं, तो डॉलर नहीं तो कौन में कुछ नाम है सामने? मैंने भी ये चीज़ बहुत देखने की कोशिश करी कि भाई मेरे को ये तो लग रहा कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में चेंज होगा, बट हाउ उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होगा इसकी मैं आई हैव नॉट बीन एबल टू कंक्लूड ऑन दिस कि वो मैनिफेस्ट क्या होगा। ये हो सकता है कि डॉलर अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाए, जर्मन अलग अलग करेंसीज अलग अलग बास्केट्स हो जाए। अब वो बास्केट्स क्या होंगी, वो कैसे नहीं होंगी, ना तो मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ, ना मैं इंटरनेशनल इकोनॉमी जानता हूँ, ना मैं एस्ट्रोलॉजी को इससे कोरिलेट कर सकता हूँ। लेकिन डॉलर की साख कम होगी। डॉलर की इंटरनेशनल जो सिस्टम ऑफ चल रहा है, डॉलर की साख कम हो, मगर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स चल रही है, इंटरनेशनल इकोनॉमी जिस वे में चल रही है, वो 2029 वो बीज होगी लड़ाई की, जो 2032 में लोग कहते हैं वर्ल्ड में, जो हमको दिख रहा है स्ट्रेट 2032 में वर्ल्ड में लड़ाई होगी, उसका बीज जो होगी वो 2029 में जो करेंसी जो है, करेंसी में चेंज होगा, दैट विल बी द रीजन। ये 32 वाला जो आपने जिक्र किया, तो क्या कोई ऐसा ग्रह है जो इसके लिए अकेला जिम्मेदार है, या बहुत सी ग्रही दशाएं हैं? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि भाई अभी से लेकर के जो गुरु है वो 2032 तक जो उनकी चाल है वो बहुत स्पीड उन्होंने पकड़ी हुई है। तो क्या कोई एक ग्रह है, हम क्योंकि शनि की बात कर रहे हैं? सिंपली आपको इसका बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हाँ। मगर एक लोग कहते हैं महाभारत हुआ था जब शनि रोहिणी नक्षत्र में गया था। महाभारत की लड़ाई हुई थी जब शनि रोहिणी में गया था और बहुत चीज़ें खराब हुई थी। वही शनि वैसा ही रोहिणी नक्षत्र में जाएगा और उस समय युद्ध होगा। मगर आप याद रखिए, रोहिणी जो नक्षत्र जो है वो नक्षत्र करेंसी का ही नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र का मालिक शुक्र है, और शुक्र आज के परिप्रेक्ष्य में फैमिली छोड़िए, फाइनेंस और बिजनेस का कारक है। और शनि इस समय जब रोहिणी नक्षत्र में जाकर आगे मृगशिरा में जाएगा, चंद्रमा की तरफ जाएगा, वो भी करेंसी है आपके। चंद्रमा इज ऑल्सो लिक्विड करेंसी। आज के परिप्रेक्ष्य मेरा अपना व्यू एज एन एस्ट्रोलॉजर इस कि हम वो महाभारत को लेकर यहाँ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि देश काल पात्र बदलता है, देश काल पात्र। तो ये जो होगा, शनि का रोहिणी में आना और मृगशिरा में जाना और उस समय चेंजेस आना, वो समय होगा जबकि जो करेंसीज होगी, क्योंकि 2 और 7 वीनस इज व्हाट 2 and 7। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत गुड में जाइए, इसमें मैंने D9 चार्ट्स भी देखे हैं, हर कंट्री के भी। D9 चार्ट इज द फादर चार्ट एंड D1 चार्ट इज द मदर चार्ट, क्योंकि D1 में एक नक्षत्र में आपके दो नक्षत्र होते हैं। जैसे आप
एरीज लीजिए, अश्विनी भरनी होगा, और एक पार्ट कृतिका का होता है, 9 होते हैं ना, है ना, उसी का 9 का आपका नवांश बनता है। तो दैट इज द फादर चार्ट। और जो एक नक्षत्र होता है उसमें 4 होते हैं, 4 पद होते हैं, तो दैट इज द मदर चार्ट। तो दिस स्टडी of going from the D1 chart to the D9 chart is a very in-depth study one should do। और इसमें अगर आप देखिएगा, हर नक्षत्र, आप अगर आप अश्विनी भी लीजिएगा तो इसके 3 नक्षत्र होंगे आपके 40 डिग्री के। 13.20 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल कम टू 40 डिग्री। तभी उपाय भी हम, हर उपाय 42 दिन 43 दिन का होता है फॉर एन इंडिविजुअल। तो हमें क्या देखना है, हमें हर चीज़ में ये देखना चाहिए उस समय जिस समय घटना घट रही है, जो हमारा D1 चार्ट है, विच उसका जिस नक्षत्र में है वो D9 में कैसे माइग्रेट करता है, और वो नक्षत्र जो होता है वो हमारे तीनों नक्षत्र को भेदेगा। जैसे कि अभी इस टाइम चल रहा है, कौन सा चल रहा है नक्षत्र, आपका रेवती नक्षत्र चल रहा है, शनि का, आपका शनि का नक्षत्र चल रहा है, उसके 3 नक्षत्र होंगे 13.20 13.20 13.20 करके, ठीक है, 40 हो जाता है ना। तो वो तीनों को एनर्जाइज करता है, वो तीनों नक्षत्रों को। इसी समय अगर आप शनि का, जब शनि इस बार रोहिणी में जा रहा है और उस टाइम की D9 चार्ट को देखिए, और इन 3 नक्षत्रों को जो एनर्जाइज करता है, करेगा, तो हम, मेरे को जो स्टडी में लगता है, what will happen is in 2029 the breakdown, the world, the war, the order, the change होगा, will be, उसका मूल कारण होगा करेंसी। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, करेंसी विल बी इम्पॉर्टेंट। उस करेंसी को लेकर फिर चेंज होगा कि आप, क्योंकि इम्पॉर्टेंट, सैटर्न इज एन इम्पॉर्टेंट प्लैनेट, और फिर उसके बाद कैंसर वगैरह में जाएगा। इट विल ऑल्सो लीड टू people getting under different roofs, that will be religion। So it will be currency and religion which will lead to disturbances, war, kind of a war। और मैं ये कभी नहीं कहूँगा जो लोग कह रहे हैं कि लाशें बिछ सकती हैं, हो जाएगी वर्ल्ड वॉर, ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड वॉर 1 या 2 भी होता, ब्रिटिशर्स ने करा था वर्ल्ड वॉर 2, तो वो उसमें ब्रिटिश, क्योंकि पूरी दुनिया को रूल करते थे, तो सब जगह से अपने सोल्जर्स लाए थे, तो वर्ल्ड वॉर हो गई। तो वॉर होगी, इंडिया विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2032 के वर्ल्ड वॉर के अंदर, रशिया विल प्ले करेगा। बट इट विल बी अ वॉर बिटवीन द मुस्लिम कंट्रीज एंड द क्रिश्चियन कंट्रीज। इंडिया विल बी अ पार्ट ऑफ, उस खेमे का पार्ट होगी जहां रशिया अमेरिका होगा। जहां तक मैं चाइना को देखता हूँ, चाइना को मैं देखता हूँ विल प्ले अ वेरी डबल रोल। चाइना की हॉरोस्कोप स्ट्रांग है, चाइना की हॉरोस्कोप वीक नहीं है। चाइना ऐसा रोल प्ले करेगा कि जिसे कहते हैं कि, जो कि महाभारत में आप समझ लीजिए कोई भी कैरेक्टर हो जिसने कि एक आदमी का साइड लिया, उसको छोड़ दिया, उसको डंप कर दिया और दूसरे के पास चला गया, इससे भी फायदा लिया, उससे भी फायदा लिया, दोनों जगह से। चाइना का रोल बहुत ही डूबियस रोल रहेगा। इट विल बी अ रोल ऑफ अ, जैसे ड्रैगन का रोल होता है, एक होता ना कि भाई दोनों तरफ पैर रख लिया, दोनों तरफ फायदा उठा लिया। तो तीनों हॉरोस्कोप में देखता हूँ, चाइना विल नॉट फॉल वेरी फास्ट, डाउनफॉल ऑफ चाइना विल नॉट हैपन वेरी फास्ट, इतनी जल्दी नहीं होगा। चाइना, आउट ऑफ द 3 कंट्रीज, चाइना's हॉरोस्कोप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो भी नीति अपनाएगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो मॉरली, चाइना विल बी अ स्ट्रॉन्ग कंट्री टू कंटेंड विद। अमेरिका का फॉल होगा, रशिया का फॉल होगा, इंडिया विल इमर्ज एज अ वेरी, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री इमर्ज करेगी, और 2035 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इम्पॉर्टेंट होगी, एक मतलब धर्म गुरु बनेगी। लोग कहते हैं कि भाई लोगों को बताएंगे, तो मेरे हिसाब से धर्म गुरु ये नहीं कि रिलीजन भी आजकल बहुत तरीके से बताया जाता है। ये हम अपना वेद भी बताएंगे, चीज़ें भी बताएंगे, बट इट विल बी इन अ डिफरेंट वे। अभी मैं गया था आजकल, वो 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ी थी, जैमिंग करके मेरी बेटी ले गई थी मेरे को, तो उसके अंदर 21 हनुमान चालीसा उसने पहले एक पर्टिकुलर बैंड से प्ले करा, फिर दूसरे बैंड से प्ले करा, तीसरे बैंड से प्ले करा, फिर जैज म्यूजिक से प्ले करा, बट 21 बार हनुमान चालीसा प्ले करा और हम लोग बैठे रहे सब लोग, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी देयर, बट उसको जो
बताने का तरीका होगा, हमारे जो अपने धर्म है, हमारे जो वेद है, हमारी जो संस्कृति है, उसको बताने का तरीका विल बी थ्रू टेक्नोलॉजी। एक चीज तो आपसे मैं इत्तेफाक रखूंगी कि आपने कहा बहुत से लोग कह रहे हैं कि लाशें बिछ जाएंगी और उठाने वाला नहीं होगा, तो ये मैं जरूर इत्तेफाक रखूंगी कि वो दौर अलग था। अब तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का जमाना आ गया है और उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है कि दो देशों की सेना आमने सामने खड़ी हो। तो जब सेना ही आमने सामने नहीं होगी तो बहुत ऐसे लाशें बिछने जैसी तस्वीर नहीं होगी। आप जो सवाल मैं पूछ रही हूँ मुझे लगता है आपको बहुत बचकाना लग सकता है, लेकिन मेरे मन में क्योंकि आया। रोहिणी नक्षत्र की आपने बात की, कहा 2032 में शनि रोहिणी नक्षत्र में रहेगा और जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय भी लगभग वही स्थिति थी, शनि रोहिणी नक्षत्र में था। क्या रोहिणी नक्षत्र का स्वभाव ही लड़ाई वाला या युद्ध वाला है? क्योंकि हम जब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र का है और उनके भी जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर हम देखें, वो कंस से जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर पूतना और फिर महाभारत जैसा युद्ध भी, बाकी तीनों हमने त्रेता युग हो गया, द्वापर हो गया, और कभी देखा नहीं। तो क्या रोहिणी नक्षत्र का स्वभाव ही ऐसा कुछ युद्ध वाला होता है क्या? रोहिणी नक्षत्र जो है वो अदरा नक्षत्र की तरफ जाता है। रोहिणी के बाद मृगशिरा आता है, मृगशिरा के बाद अद्र आता है। अद्र नक्षत्र शिव जी का नक्षत्र होता है, रुद्र नक्षत्र होता है, और रोहिणी और अद्र के बीच में मृगशिरा नक्षत्र होता है, सौम्य नक्षत्र होता है। रोहिणी नक्षत्र भी, अगर आप महाभारत भी, क्योंकि आप बात कर रही थी, मैं सोच रहा था, मैंने लिखा भी था ये नोट, महाभारत की लड़ाई भी उसकी मूल कारण बहुत चीज़ें थी। द्रौपदी भी हो सकती है, मगर मूल कारण थी 5 गांव। ठीक बात। और उस समय पैसा होता था जमीन से। हाँ। आज पैसा का वही स्वभाव ट्रेड में बदल गया है, वही स्वभाव हर चीज में बदल गया, तो उसी वही चीज रहेगी, वही मूल कारण है। और रोहिणी नक्षत्र होता अबंडेंस का, रोहिणी नक्षत्र होता वैभव का। तो जैसे कहते हैं रोहिणी नक्षत्र से अद्र, कंस्ट्रक्शन के लिए डिस्ट्रक्शन जरूरी है। जब तक चीज खत्म नहीं होगी नई चीज नहीं बनेगी। और यही चीज रोहिणी नक्षत्र का स्वभाव कृष्ण जी का स्वभाव है। कृष्ण जी ने कहा था जो रूल्स जो अभी अप्लाई नहीं करते उनको तोड़ दो। अरे भाई भीष्म पितामह, तुमने एक कसम खा ली कि तुम नहीं उठाओगे और ये नहीं करोगे, अपनी माँ को कसम दे दी, वो लेकर तुमने जाकर मतलब दुर्योधन का साथ ले लिया। तो कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हारा अंत होना जरूरी है। कर्ण का एग्जाम्पल, आप हर पात्र का एग्जाम्पल लीजिए। रोहिणी नक्षत्र में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी, और सब विद्वान लोग, मतलब कर्ण को पता था उसकी मौत आ रही है, उस नक्षत्र देख के बता दिया था कि मैं हार जाऊंगा। तो कृष्ण भगवान ने यही कहा था कि जो पानी सड़ रहा है उसको फेंको, नया पानी लो। जो रूल्स अभी नहीं अप्लाई करते हैं उनको हटना पड़ेगा, उनको खत्म होना पड़ेगा, नए रूल्स बनेंगे। एंड दैट इज व्हाट ही डिड। प्राण जाए पर वचन ना जाए, भीष्म पितामह जी उसी पे लगे हुए थे, है ना भाई। कर्ण अपने लगे हुए थे कि हम अपने दोस्त को, मैंने अपना दिया हुआ वचन कि भाई उसने मेरे को मदद करी थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो दुर्योधन का साथ दूंगा। द्रोणाचार्य का भी यही था। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि जो चीज़ खत्म है, गलत है, वो चीज़ खत्म होना चाहिए और नई चीज़ शुरू होना चाहिए। ये है रोहिणी, और इसीलिए महाभारत हुई थी। और यही जो आ रहे हैं, यही चीज़ होगा रोहिणी नक्षत्र में कि अब इतने दिनों ये जो खंड खाल जिसकी मैंने शुरू में बात करी थी वो ख़त्म हो रहा है। तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं जो सड़ गई हैं, जो ख़राब हो गई हैं, जो ख़त्म हो गई हैं, उनका अंत होकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर या नया चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए। और शुरुआत तभी होगी जब वो ख़त्म होगी। तो कोई जो आपने कहा जो मैंने कहा वो एक ही बात कही। खंड काल का आप शुरू से लेके अभी तक कई बार जिक्र कर चुके हैं जब से हम ये पॉडकास्ट करें। थोड़ा अगर आप हमें शॉर्ट में समझाएं कि वैश्विक स्तर की जब भविष्यवाणी आप करते हैं तो उसमें इसका क्या उपयोग होता है, कैसे उस काल को खंड में बांटा गया है? देखिए, ये तो अगर आप बहुत वेद वगैरह पे जाइए तो इसका बहुत ही ऋग्वेद में इसको बहुत 1000 साल हर चीज़ का, बहुत लाखों, कलयुग 5 लाख, वो उसको बताने में तो मेरे को बहुत मैथमेटिकली बता रहा हूँ। आपको जो दर्शक है उनको बताने के लिए आप ये समझिए, आपकी जो हॉरोस्कोप है
वो 360 डिग्री की एक रेखा है, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप, और हर एक डिग्री आपकी जिंदगी की एक कहानी बताती है। और उस डिग्री के बीच में भी 360 सूक्ष्म 100 सूक्ष्म वो है, मतलब खंड है। तो इसी तरह हमारे वर्ल्ड की भी ये जो, अगर हम अपने एस्ट्रोलॉजी लें तो 360 साल का एक समय जो है, और वो हर डिग्री जो है वो एक आपको कहानी बताती है। वो हम अगर 30-30 डिग्री में डिवाइड करते हैं तो हर 30 साल में आपको एक नई चीज़ें आपको होंगी, बदलेंगी चीज़ें। उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कैसे है, कितना बदल रहा है। कंट्रियों की एनुअल हॉरोस्कोप होती है, जैसे कि आप जानती हैं, शुक्ल CSP होती है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड होती है, वो सब भी देखकर उसके हिसाब से ये जो 30 साल है ये बड़े इम्पोर्टेंट है। जो मैं 2026 तो नहीं कहता हूँ, मैं 2020 टू 2050 का एक जो टाइम है वो डिफाइन करता हूँ। 47 तक हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कह रहे हैं, और अब तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं, या मोदी जी कहते हैं कि हमें वो लक्ष्य उसके पहले ही पूरा कर लेना है। तो आपने ये जो 20 से लेके, क्योंकि मुझे लगता है इसकी चर्चा भी 20 से शुरू हुई, और 20 से लेके आपने कहा कि 50 के बीच का वो खंडकाल है। तो मतलब क्या ये जो एक हमने खुद के लिए चैलेंज, या मैं कह सकती हूँ टाइमलाइन निर्धारित की है, तो वो अचीव भी हो जाती हुई लग रही है? एब्सोल्युटली। 2035 के बाद हिंदुस्तान बहुत पावरफुल बनेगा। अब वो लोग कहेंगे राहु की दशा चल रही है, तो राहु चल रही है, राहु तो बहुत खराब प्लैनेट है, राहु तो नेगेटिव प्लैनेट है, राहु तो, बट राहु ही बड़ा भारी सन्यासी बनाता है, और राहु बड़ा भारी ड्रगिस्ट भी बनाता है। तो राहु जो हिंदुस्तान के जो राहु आ रहा है, लग्न में आ रहा है, जिस नक्षत्र में आ रहा है, जिस पद में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह एनालाइज करिए। जो अब राहु हिंदुस्तान के लिए आ रहा है, वो राहु ऐसा आ रहा है, वो राहु को बहुत बड़ा, मतलब एक जैसे कैसा गुरु, मतलब राहु, बिना राहु के आदमी बहुत बड़ा सन्यासी, बहुत बड़ा गुरु बन ही नहीं सकता है। तो ये जो राहु आ रहा है, ये ऐसा राहु आ रहा है हिंदुस्तान के लिए, इट विल मेक इट ऑल्सो टेक्नोलॉजी लीडर, टेक्नोलॉजी में भी लीडर बनाएगा, और स्पिरिचुअल में भी लीडरशिप बनाएगा। हो सकता है टेक्नोलॉजी का यूज हो स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, अब मैं भारत की ओर फिर से रुख करूं। आपने कहा कि ताइवान और चाइना का जो वॉर है वो हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन जब हम वॉर की बात करते हैं तो हमें उसमें इंडिया पाकिस्तान का नाम भी एक याद आता है। तो क्या भारत पाकिस्तान के बीच भी युद्ध जैसी कोई स्थिति बनेगी? बहुत से ऐसे ज्योतिषी थे जिन्होंने कहा था कि उसकी एक स्थिति तो 2026 में भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जबकि शनि बकरी हो रहा है, तो ये शनि के बकरी होने का कोई प्रभाव भारत पाकिस्तान के संबंधों या युद्ध पे पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान की पत्री अलग से देखिए तो पाकिस्तान की पत्री बहुत, मतलब उनका समय अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ही, मतलब समय जो है, मतलब जैसे कहते हैं दयनीय समय है। तो 2000 मेरे हिसाब से 2027 के अंत तक, मतलब भारत और पाकिस्तान, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान हरदम रहेगा, बट एक बहुत इम्पोर्टेंट एंटिटी नहीं रहेगी। पाकिस्तान 2027 तक, और कश्मीर भी है जो कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा है, क्योंकि कश्मीर वो ऐसी जगह जहाँ से सब धर्म इत्यादि सब शुरू हुआ था, तो वो हमें वापस आएगा, हमारा गर्व वापस आएगा। हिंदुस्तान में हिंदुत्व जो है और हिंदू का जो एक गर्व है, वो चीज़ बढ़ेगी। हिंदुस्तान में हिंदुज़म बढ़ेगा, चाहे उसको अच्छा लगे ना लगे। इसको आप एक्सट्रीम में अगर एस्ट्रोलॉजिकली को, एस्ट्रोलॉजी भी अपने एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। हिंदू, it will declare itself before 2045 for sure। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा 2045 के पहले 2035 के पहले 35 तक मैं कहता हूँ हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के पास आएगा, क्योंकि वो कश्मीर हिंदू हमारा हिस्सा है, वो वापस आएगा।
पाकिस्तान रहेगा, एक छोटा सा एक मुल्क बन के रहेगा, और अगले साल उनके यहाँ बहुत मार काट अराजकता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अति ज़्यादा बढ़ेगी। क्या पाकिस्तान के भी कई टुकड़े होंगे, ऐसी कोई स्थिति बन रही है? पाकिस्तान के टुकड़े ऑलरेडी हो ही चुके हैं, चाहे वो आप दिख नहीं रहे हो, बलूचिस्तान अलग हो ही चुका है, पख्तूनिस्तान वो अपना कह रहे हैं, उन्होंने अपना डिक्लेयर भी कर दिया है, सिंध और पंजाब बचा है, यहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बचा है। शायद अभी कुछ मुल्कों के कारण, जैसे कि मैंने कहा चाइना का एग्जाम्पल दिया था, चाइना के कारण पाकिस्तान खड़ा हुआ है, मगर यही उसी तरफ मैं इशारा दे रहा था 2032 और 35 के बीच में, 2029 और 32 के बीच में चाइना जो है वो पाकिस्तान को मतलब छोड़ देगा, मतलब जो जितना उसको दे रहा है महत्व वो नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान तो दूसरों के दम पे ही टिका हुआ है ना। ठीक बात, अमेरिका से आधा पैसा लिया, आधा चाइना से लिया, तो that is bound to happen, and not it is common knowledge also which I can speak, but astrologically also one can see it, दिख रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली भी दिखता है वेरी क्लियरली। हम जब ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है या पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो हुक्मरान रहते हैं उनकी एक कोशिश रहती है कि भारत में आतंकी भेजो, सो दैट लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा सके। तो क्या वो कोशिश जारी ही अब रहने वाली है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें ये लग रहा था कि हमने शायद मज़ा चखा दिया है अच्छे से, वो कोशिश पाकिस्तान की जारी रहेगी भारत में आतंकी वो हो रही है और वो होगी। जो हमने आपने पहला आपसे सवाल पूछा था कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे लोगों के कारण भी आएंगे, युद्ध के कारण भी आएंगे, कुछ इश्यूज होंगे, अर्थव्यवस्था के कारण आ सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बढ़ सकती है, सब चीज़ें थोड़ी तो पूरे वर्ल्ड में होंगी, हिंदुस्तान में बल्कि कम होंगी, मगर बहुत कुछ होगा जो कि बाहर के मुल्कों के कारण, और उसमें पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा करने के लिए। अब में क्योंकि अगले साल 3 राज्यों में चुनाव है तो 5 राज्यों में, पर ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट जो बड़े राज्य हैं उसमें रहता है, तो उस पर अगर मैं चर्चा करूं और शुरुआत उत्तर प्रदेश के साथ करूं, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी थोड़ा डाउन हुई और समाजवादी पार्टी अच्छा खासा प्रदर्शन करके आई 24 में। तो अब जब 27 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या वापस ये स्थिति बन रही है कि बीजेपी की स्थिति डाउन रहे और समाजवादी पार्टी ऊपर आ जाए? नहीं, देखिए मैं जो हॉरोस्कोप में मोदी जी की हॉरोस्कोप, श्री नरेंद्र मोदी जी की हॉरोस्कोप जून 2027 तक बहुत अच्छी है, और ये सारे इलेक्शंस जो होते हैं वो उन्हीं के नेतृत्व से होते हैं। अमित शाह जी की भी हॉरोस्कोप 2027 तक बहुत अच्छी है। मैं मेजर लीडर्स की, योगी आदित्यनाथ जी की भी हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग है 2027 जून तक। यूपी के इलेक्शंस 2027 में होंगे। ये तो मैं आपको लिख के दे दूं कि बीजेपी यूपी में आएगी। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मैं बहुत सारे सुनता रहता हूँ कि वो पूरा टर्म नहीं कर पाएंगे, राइट, बहुत आजकल बहुत सारा, और मेरे कम से कम मैं जब ऐसी टीवी में ऐसी बैठ के मतलब यूट्यूब खोल के आज से 15-20 साल पहले भी मैंने पढ़ा, मोदी जी विल रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टिल 2035, क्योंकि उनकी हॉरोस्कोप में ये जो 2032 में जो हिंदुस्तान एक गर्व की, एक गरिमा वाली पोजीशन आएगी, जहाँ हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनेगा, या मैं हिंदू राष्ट्र ना बोलूँ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, मेरे हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनेगा 2032। वो जो काम है वो मोदी जी ही करेंगे। तो ही विल नॉट ओनली विन 2029 इलेक्शंस, 2034 की भी इलेक्शंस वो उनके ही नेतृत्व में लड़े जाएंगे, उसके आगे मैंने देखा नहीं है। तो बी वेरी श्योर, मेरा अपना प्रेडिक्शन है कि नरेंद्र मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर 2029 श्योर रहेंगे। 2032 विच विल बी द टर्निंग पॉइंट फॉर आवर कंट्री, वो उनके ही नेतृत्व में होगा। वो आप हमारी पत्री और उनकी पत्री और बाकी चीज़ों को देखिएगा, देयर इज अ कॉन्शियसनेस, इट इज़ अ डिवाइन प्लान, डेस्टिन्ड है, दैट ही विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन टू रिमेन इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द कंट्री के कॉन्शियसनेस में रहेंगे, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के कॉन्शियसनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन हिज ओन अपने तरीके से। ठीक है, उसी तरह
मैं वापस यूपी इलेक्शन पे आऊंगी, लेकिन एक सवाल पूछूंगी क्योंकि मेरे बिना पूछे ये सवाल आ गया। आपने अभी अभी कहा कि यूसीसी लागू होगा, तो क्या पूरे देश में यूसीसी लागू होता हुआ आप देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड? मैं दो चीज़ों की, या तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा या हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, दोनों में से बोथ आर मोर और लेस विल बी द सेम मेरे हिसाब हिंदू से। राष्ट्र होना मेरे हिसाब से अलग है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद भी अगर संविधान जो अभी है वही चलता रहा तो फिर मतलब यूनिफॉर्म सिविल हिंदू कोड। राष्ट्र घोषित होने के बाद संविधान भी बदलेगा, बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने कंट्री का वो बदल दिया, मतलब यू हैव चेंज दी दिस थिंग। जो आदमी हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आएंगे और उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। ठीक है, ये बड़ी भविष्यवाणी है। ये और 2032 में होगा, 2032 दैट इज द टाइम व्हेन इंडिया विल, बहुत सारी चीजें होंगी। ये समय ये नहीं होगा कि बहुत गोल्डन समय होगा कि लोग बहुत पैसा आएगा, कि बहुत अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, वो नहीं होगा, मगर ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। और इंडिया का जो पीरियड ऑफ, जो समय जो होगा, जहाँ से कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, जो हम लोग देखते हैं पैसा आ रहा है, टेक्नोलॉजी, वो 2035 के बाद। और तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। रहने वाले। और इंडिया का ये समझ लीजिए 2027-28 आर टफ पीरियड्स, आसान पीरियड्स नहीं है। अब मेरा एक काउंटर है यहाँ पे। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब मैंने पूछा कि बीजेपी वापस आ रही है कि नहीं, तो आपने कहा क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो चार्ट है वो अच्छा है, अमित शाह का चार्ट अच्छा है, योगी आदित्यनाथ का चार्ट अच्छा है, बड़े नेताओं का आप लेके चलते हैं। तो काउंटर मेरा इसमें ये है कि फिर इस स्थिति से अगर मोदी जी का और अमित शाह जी का चार्ट अच्छा है तो क्या पंजाब में भी बीजेपी आ सकती है? प्रेडिक्शन का तरीका तो सेम पंजाब होगा। में देखिए, मेरा मतलब आई हैव स्टडीड द चार्ट्स। अरविंद केजरीवाल जी का जो अभी समय आ रहा है, थोड़ा टाइम है, वो अभी डाउन थे, नाम नहीं है, मगर उनका टाइम थोड़ा सा, उनका जो चार्ट में जो हॉरोस्कोप है, जो थिंग्स आर इम्प्रूव, अच्छी मतलब लग रही हैं, जो उनके थोड़े दिन बाद ख़त्म भी हो जाएंगे, मगर अभी उनका टाइम, समय अच्छा आ रहा है। पंजाब में बीजेपी अपनी स्थिति ज़्यादा अच्छी करेगी, ये तो श्योर है। पावर आई डू नॉट, मगर ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जी का भी समय जितना खराब था उससे अब अच्छा समय आ रहा है। समय थोड़े दिन के लिए हर आदमी का तो उनका टाइम है। फिर उत्तराखंड में क्या होगा? उत्तराखंड का मैंने देखा नहीं है। अच्छा, उत्तराखंड के इलेक्शन का कुछ भी नहीं देखा? मैं आई हैव नॉट सीन। हालांकि अभी चुनावों में समय है, तो मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आगे जब आपसे मिलूंगी तो शायद हम उत्तराखंड पे भी चर्चा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जब आपने ये कह ही दिया कि आगे आने वाले समय में भी वो ही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, तो वो सवाल ही यहाँ पे खारिज हो जाता है। आप देखते हैं लोग कह रहे हैं ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट ज्यादातर बीच में, मतलब वो तो कह रहे हैं कि ये टर्म ही कंप्लीट नहीं। मैं कह रहा हूँ 2029 में इलेक्शन जीतेंगे। तो ये सवाल भी खारिज हो जाता है कि 29 के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि इसी के साथ ये मालूम चल गया कि 29 के चुनाव में तो फिर इसको मैं लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उनकी पत्री से और बहुत सारी चीजों से। फिर कीजिए ना। देखिए, उनके पत्री में सबसे बड़ा योग है, लोग उनके केतु को देख के बार बार बोल रहे हैं, एनुअल हॉरोस्कोप को देख के बार बार बोल रहे हैं। आप ये समझिए कि उनके पत्री में शनि शुक्र साथ में है, और जब भी आत्मकारक और अमात्य कारक, ये जेमिनी का सूत्र है, वैसे भी बहुत जगह ये जो दो प्लैनेट साथ में होते हैं, और उनकी भी राहु की दशा आ रही है। राहु 5वें घर में बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए अच्छा होता है, खराब होता है। वो आपके परिवार हो, आपका बाकी चीज़ें हों, बट फॉर पॉलिटिक्स, फॉर पावर और देश नेतृत्व करने के लिए वो चीज़ें बहुत अच्छी है। तो हॉरोस्कोप को जब भी आप देखें तो जीव और निर्जीव दोनों चीज़ों को देख के करना चाहिए। तो उनके हॉरोस्कोप में आप देखिएगा, ये जो समय उनका आ रहा है 2030-35 तक बहुत अच्छा समय है। इन द समय मतलब ये नहीं कि कठिनाइयाँ नहीं होंगी, बट पावर से डाउनफॉल नहीं आएगा। और ये शनि शुक्र आत्मकारक अमात्य कारक साथ होने से ये होता है कि उनका जो प्रोफेशन का और सोल की जर्नी है वो एक है। और चंद्र मंगल भी उनका वृश्चिक में बहुत बड़ी चीज़ है।
एक धड़ा ऐसा भी है जो ये मानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के और राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ जाएंगे। तो आपकी बात अगर मैं मानूं, आत्मकारक और अमात्य कारक की जो आपने बात की है, तो उस लिहाज से क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठना, क्योंकि पद के लिहाज से तो वो ऊंची ही है, ये संभावना समझ आती देखिए, है? आत्म जब भी वो होता है और चंद्रमा, तो सोल एक जो जर्नी है वो कंप्लीट करते हैं। अमात्य कारक कार्य करने का होता है, मतलब आप जो एक वर्क करें, जहाँ आप पॉडकास्ट का काम करें, इसमें बढ़ेंगे। आपको एक पॉडकास्ट के एसोसिएशन का लीडर बना दें, है वो ज़्यादा अच्छा है कि आप पॉडकास्ट के इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे। दो अलग चीज़ें हैं। हाँ। तो अगर राष्ट्रपति तो एक एक हेड होता है जो कि डिसीजंस नहीं लेता है, जो कि कार्य नहीं करता है, तो मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि भारत की आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई। अगर प्रधानमंत्री खुद सामने आके ये कह दें कि कोशिश करो अगले 1 साल तक सोना मत खरीदो, ये कहने के बाद भी उनको कस्टम ड्यूटी अगर बढ़ानी पड़े गोल्ड के ऊपर, तो मैं मानती हूँ इतना संकेत ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि जो हमारा मुद्रा भंडार है वो तो अभी खतरे के निशान में है। तो ये जो आर्थिक स्थिति खराब होती हुई दिखाई दी, हमने रुपए की वैल्यू डाउन होते हुए देखी, तो क्या इन फ्यूचर जीने के लिए, एक आम आदमी के लिए भी और देश के लिए भी पैसा ही सबसे बड़ी चीज होती है, क्या ये बड़ी परेशानी सरकार के लिए खड़ी करेगा? और क्या आर्थिक रूप से जो समृद्ध होना है भारत को, उसकी जगह क्या हम पीछे की तरफ आएंगे अगले कुछ सालों में? जब आप इसको परिप्रेक्ष्य में देखिए, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, ज्यादातर सभी नेशंस के परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो हिंदुस्तान नीचे नहीं गिरेगा। मगर आप हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो धड़ा है, 90% जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से, धरती से, उससे जुड़ा। तो वो चीज़ और धर्म, ये दोनों चीज़ों से हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी हिंदुस्तान जो है, वो ज़मीन, खेतीबाड़ी और धर्म, ये दोनों चीज़ें स्ट्रांग होती जा रही है, जिसके बाद भी एग्रीकल्चर की ज़मीनें ना बेचें। अब बचा हमारा 15-20% लोग, हम और आप, या और भी जो लोग हैं, उनके लिए परेशानी आएगी, ज़रूर आएगी। ओके अब जाते जाते सर, ये हमारा टॉपिक ऑल्दो है नहीं पॉडकास्ट का, बट स्टिल मैं चाहती हूँ, ऐसा ज्योतिषी अमूमन कहते हैं कि शनि जब वक्री होता है तो जो उसके बुरे प्रभाव होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। अच्छे ग्रह वक्री होते हैं तो मैंने सुना है कि उनका जो शुभत्व है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और बुरे ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनका जो बुरा प्रभाव होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऑलरेडी जिनकी जान सांसत में है, वो कुंभ, मीन और मेष राशि वाले जो कि शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, और सिंह और धनु राशि जिस पर ढैया चल रही है, वो जो आपको सुन रहा है, ये 5 राशि वाले जो सुन रहे हैं, उनको आपकी सलाह क्या है? क्या वो घबराएं या वो निश्चिंत रहें? देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल सही कि आपको एस्ट्रोलॉजी पता है, आप एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट, आप खुद एस्ट्रोलॉजर भी होंगे, हैं, तो जो आपने कहा बिल्कुल सही है। शनि नेगेटिव है और नेगेटिव हो जाता है। जितने मेलेफिक प्लैनेट है रेट्रोगेट होंगे, वो अपने मेलेफिक बढ़ा देते हैं, वो कम कर देते हैं, एंड दिस इज राइट। इस पर बहुत डिस्कशन है, बट जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। तो शनि का मैं आपको मोटा मोटा 12 राशि का बता देता हूँ, जिनका शनि लग्न में है, जिनका भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अपने देख लें शनि पहले घर में है, वो उनके पास ऐसी स्थिति होगी आजकल शनि वक्री के टाइम में, सब कुछ होते हुए लगेगा कुछ नहीं है। शनि जिनका दूसरे घर में है, झूठ बोलना बंद कर दें। झूठ बोलेंगे, शनि झूठ दूसरे घर में होगा, आदमी झूठ बोलता ही है। शनि दूसरे घर में, झूठ ना बोलें और अपना धन को बचा के रखें। शनि तीसरे घर में होगा, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपर्टी ना बेचें। शनि चौथे घर में होगा, मन में पीड़ा बहुत होगी। शनि 5वें घर वालों के लिए बहुत ख़राब समय है। इस समय हार्ट अटैक, आपके घर में कोई खुशी आएगी, खुशी आने के बाद आप देखिएगा आपके गम आएगा। शनि 5वें घर वाले बहुत ही ध्यान से रहें, खराब समय। शनि छठे, अगर कोई लिटिगेशन, डेट्स वगैरह है, बहुत ध्यान से रहें, प्रॉब्लम आ जाएगा। शनि 7वां घर, बिजनेस करें, ध्यान से करें, अच्छी तरह करें, अच्छा है। जिनका शनि 8वें घर में रहेगा, वो भी बहुत अपने सेहत को लेकर
ध्यान से करें। शनि नवा घर वाले, जिनका भी शनि नवे घर में है, नो प्रॉब्लम्स, अच्छा है। शनि 10वें घर वाले, जिनका भी शनि नेटल चार्ट में 10वें घर में, अच्छा है इस ट्रांजिट के लिए। शनि 11वें घर भी अच्छा है और शनि 12वां घर वाले भी अच्छा है। ये आप शनि जिनके इनके इन घरों में वो देख लें। तो शनि 1 to 6 वाले थोड़ा ध्यान रखें। शनि 7 to 12 जिनका है, वो उनका तब भी ठीक रहेगा। 8वां घर ठीक है, केयरफुल रहे। तो समझदार को इशारा काफी एक लाइन में ही भले बताया गया है, लेकिन मुझे लगता है अगले 6 महीने आपको कैसे बिताने हैं, इतनी सलाह मुझे लगता है काफी है। बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया और पहली बार हमने ये वैश्विक राजनीति हाँ, की चर्चा की है। शायद। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स को जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद आपका सर।